नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी हुई अहम जानकारी आ रही है। उत्तराखंड में 26 पीसीएस और 6 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। वैभव गुप्ता हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी बनाए गए हैं। इसके अलावा आदेश कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने जारी किया है। कई जिलों और सचिवालय स्तर पर जिम्मेदारियों में बदलाव किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार भी बदले गए हैं। तो यह जानकारी इस वक्त आ रही है। कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं, फेरबदल हुआ है। और इतना नहीं, संयुक्त मजिस्ट्रेट स्तर पर भी तैनाती में परिवर्तन हुआ है। कई जिलों में एडीएम और डिप्टी कलेक्टर स्तर पर भी बदलाव हुए हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी प्रवेश राय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, जिस तरीके से फेरबदल हुआ है, प्रशासनिक फेरबदल, किस लिहाज से देखा जा रहा है इसको? प्रवेश, आपको आवाज आ रही है? चलिए, प्रवेश से दोबारा संपर्क किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। वैभव गुप्ता को अपर जिलाधिकारी की कमान सौंपी गई है। हरिद्वार में आदेश कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने ये आदेश जारी किया है। हमारे सहयोगी प्रवेश राय एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, जिस तरीके से फेरबदल हुआ है, किस तरीके से देखा जा रहा है? गलियारों में अधिकारी कई बार जो हैं कई कई सालों से जमे रहते हैं। बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से देखा गया कि जो उत्तराखंड सरकार ने देर रात से जिस तरीके से बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं, जिसमें से 26 जो है पीसीएस अधिकारी हैं, जो उनमें से 6 जो है आईएएस अधिकारी हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से ये ट्रांसफर किए दिए गए। लेकिन अब जिस तरीके से बात की जाए, जो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव थे उनको भी हटाया गया है अपने पद से, लेकिन अभी उनको किस प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो जिस तरीके से देखा गया है कि देर रात्रि ये जो प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि लगातार जो लोग हैं अपने ट्रांसफर हुए स्थान पर नियुक्ति के लिए भी जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये भी देखा गया है कि लगातार अब ये भी माना जा रहा है कि सूत्रों की अगर माने तो हो सकता है कि आज या कल में एक लिस्ट और आने वाली है। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार से वो लिस्ट आती है, किस प्रकार से और किसको कहाँ से क्या ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जो हरिद्वार के जिला सिटी मजिस्ट्रेट थी, उनको भी हटाया गया है। हरिद्वार से कई जो अधिकारी हैं उनको जिले से हटाया गया है। देखना होगा कि किस प्रकार से उन लोगों की जगह पे और कौन कौन अधिकारी जिले में। बिल्कुल प्रवेश, कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी काफ़ी लंबे समय से डटे रहते हैं, ट्रांसफ़र नहीं होता। क्या ऐसे अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया? दूसरा, कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनकी कार्यप्रणाली से शासन प्रशासन खुश नहीं होता है। क्या ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरी है? जी बिल्कुल सचिन, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो भी अधिकारी इनमें जो अधिकतर नाम देखे जा रहे हैं वो काफी लंबे समय से अपनी एक ही सीट पर विराजमान थे। तो ये माना जाता है कि जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि जब एक ही सीट पर कोई अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी जब टिका रहता है, तो ये माना जाता है कि स्थानीय जो लोग होते हैं, जो वहाँ के जो लोग होते हैं, उन लगातार आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलते हैं। जिस वजह से ये भी देखा जाता है कि जो आरोप लगाते हैं लोग, कहीं ना कहीं ये भी बड़ी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अब जिस तरीके से ये देखा गया कि देर रात्रि ये जो प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं, इनमें देखना होगा कि आगे किस प्रकार से और आगे क्या होगा। चलिए, शुक्रिया प्रवेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का। चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में खाद्य विभाग की सख्ती देखने को मिली है। हरिद्वार में खाद्य विभाग की लगातार छापेमारी हो रही है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर लगातार प्रशासन निरीक्षण कर रहा है। ज्वालापुर उसके आसपास के क्षेत्रों में 10 से 12 प्रतिष्ठानों की जांच हुई है। अनियमितता पर 3 को फूड सेफ्टी एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया है। तो विक्रेताओं को लाइसेंस और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा हेल्थ सेफ्टी, हेल्थ सर्टिफिकेट और पानी की जांच, और इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी अनिवार्य होगी। विभाग का अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो यह अहम जानकारी मिल रही है। अनियमितता बरतने पर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है और खाद्य विभाग की लगातार छापेमारी देखी जा रही है। विक्रेताओं और लाइसेंस फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश भी विक्रेताओं को दिए गए हैं। सख्ती बरती जा रही है लगातार। आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी हरिद्वार नवनीत बुल्लर ने उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर का संयुक्त निरीक्षण किया। नारसन बॉर्डर पर बने ग्रीन कार्ड सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्रीन कार्ड सेंटर पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों को किसी तरीके की परेशानियां नहीं होनी चाहिए।
देखिए 19 अप्रैल से जो कपाट खुल रहे हैं चारधाम, उसमें सभी तैयारियां हरिद्वार प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। ऋषिकुल में जो हरिद्वार में है वहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा शुरू हो चुका है। वहाँ पर आज भी करीबन 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं कुल मिलाकर, जिसमें चारों धाम के मिलाकर। और यहाँ पर नारसन में चेक पोस्ट तैयार किया गया है। यहाँ पर ART ऑफिस के द्वारा ग्रीन कार्ड बनाने की सुविधा और साथ ही जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए साफ़ टॉयलेट्स, पीने का पानी आदि की व्यवस्था की गई है। जगह जगह और भी हाईवे के कामों का निरीक्षण आज किया जा रहा है, जिसमें कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जाम लगने की सिचुएशन बनती है, वहाँ पर और कैसे हम बेहतर कार्य कर सकते हैं NH के साथ, उसका भी फील्ड निरीक्षण भी करेंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग और आपूर्ति विभाग, पुलिस विभाग सभी के द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई। ऋषिकुल ग्राउंड में पंजीकरण सेंटर्स भी बने हैं इसके, और यहाँ पे नारसन में यहाँ पे जो RTO डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पे ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे जो व्यावसायिक कमर्शियल व्हीकल्स हैं। पुलिस बंदोबस्त हर जगह करा गया है, फायर बंदोबस्त किया गया है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, और विशेष हमारा इसमें फोकस हाईवे पर रहेगा। और हाईवे पे जो ट्रैफिक में कोई व्यवधान ना है, तो उसके लिए त्रिस्तरीय ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। एक लीन डेज के लिए, एक वीकेंड्स के लिए, सप्तांत के लिए, और एक किसी पर्व स्नानों वाले दिन के लिए बनाया गया है। और इसको अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया गया है। और इस जो नया ट्रैफिक प्लान है, इसको पिछले बैसाखी स्नान में और वीकेंड पे इसको ट्रायल के रूप में चलाया भी गया, जो सक्सेसफुली चला। तो हमारा प्रयास रहेगा और हम उसमें कॉन्फिडेंट हैं कि कोई जाम नहीं लगेगा, और हरिद्वार पुलिस पूरी तरह इसमें गियर अप है। और आपके माध्यम से मैं पूरे देश के श्रद्धालु जो भी चारधाम के लिए आते हैं, सबका स्वागत करता हूँ और उनको वेलकम करता हूँ। खबर लोहाघाट से, जहां बीजेपी नेता और किसान मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश सह संयोजक प्रवीण पांडे ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत गांवों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लेटी डूंगरा क्षेत्र में जल जीवन मिशन पूरे तरीके से फेल है, जिससे महिलाओं को 2-3 किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है। स्कूल के उच्चीकरण न होने के कारण छात्रों को 15 किलोमीटर दूर मरकक इंटर कॉलेज जाना पड़ता है और कई बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। हमारी जो है क्षेत्र की बार बार उपेक्षाएं हो रही है। पार्टी की जो है इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, हमारा जो है क्षेत्र में बार बार विरोध हो रहा है। अन्य जो है विपक्षी पार्टियां भी हमारा विरोध कर रही है। वहाँ के जो है हमारे जो जनता जनार्दन है वो भी हमारा बार बार विरोध कर रही है कि मतलब सरकार जो है यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, हमारे मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि साहब हमारा जो सीमांत क्षेत्र है इसकी स्वयं सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, कहाँ तक नहीं, मतलब इसको हम बर्दाश्त करिए। इसका जो है पार्टी को जो है 2027 में जो भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम क्षेत्र में जा रहे हैं, पार्टी की जो है महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है जनता को बता रहे हैं, तो हमने जो है वहाँ जाकर जो है विरोध सहना पड़ रहा है। समस्या पहली प्रथम वहाँ जल की है। 4-5 साल हो गया, लिफ्ट पेयजल योजना कोई धरातल में नहीं उतरी है। आपदा के कारण जो है वहाँ पाइप बह गए थे, मोटरें बह गई थी, उसमें अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। और हमारे सहयोगी लक्ष्मण बेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बीजेपी नेता अपने ही सरकार या पार्टी के लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, क्या है पूरा मामला? जी, मामला है जो चंपावत जिला, उसकी लोहाघाट विधानसभा, उसका जो नेपाल सीमा से लगे हुए क्षेत्र है, लेटी डूंगरा ग्राम सभा है, उसके मडलग है, उसके आसपास के अन्य सुल्ला पासम ग्राम सभा है। तो जो भाजपा नेता प्रवीण पांडे, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है उनका लाभ इन सीमांत ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। उनका कहना है जो लेटी डूंगरा ग्राम सभा, वहाँ सबसे बड़ी मुख्य समस्या पेयजल की है। 4-5 साल से जो जल जीवन मिशन का आता पता नहीं, योजना क्षतिग्रस्त हो गई तो उसको सही नहीं कराया जा रहा है, तो जिस कारण जो महिलाएं उन्हें 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है, सड़कें बदहाल पड़ी हुई है, और जो मुख्य समस्या है विद्यालय का उच्चीकरण ना होना, तो जिस कारण जो क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें 15 किलोमीटर दूर मतलब इंटर कॉलेज आना पड़ता है। जो पांडे का आरोप है कि उनके द्वारा कई बार अपने माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से जो है इस समस्याओं के समाधान की मांग की गई, लेकिन कोई सुध लेने को जो है तैयार नहीं हो रहा। उनका ये भी कहना है हम भाजपा के नेता हैं तो हमारा विरोध जो ग्रामीण जनता भी कर रही है कि आपकी सरकार होते हुए हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, और विपक्ष भी उनको घेर रहा है। तो पांडे का कहना है अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो 2027 विधानसभा में भाजपा को जो है यहाँ से भारी नुकसान हो सकता है। तो ये काफी गंभीर मामला जो आया है, जिसमें भाजपा नेता खुद अपनी पार्टी पर ही जो है आरोप लगाने की क्षेत्र का विकास नहीं किया जा रहा है। जी तो लक्ष्मण, सवाल ये है कितनी समस्याएं हैं, तो क्षेत्र के अंदर और भी तो बीजेपी नेता होंगे, कोई क्षेत्रीय विधायक भी होंगे, सांसद भी आते होंगे इस क्षेत्र से,
तो क्या वहां तक बातें नहीं पहुंचाई गई हैं? क्या उन तक जी कोई बिल्कुल, आवाज उनके नहीं द्वारा गई? जो है जो विधायक अधिकारी, तो उन पर भी आरोप लगाए हैं कि वो भी जो है क्षेत्र की ओर सुध नहीं ले रहे हैं, उधर की ओर आते तक नहीं है। वो भी आरोप पांडे के द्वारा जो है लगाए गए हैं। और अन्य भी भाजपा नेता, तो उनका कहना हम कई बार जो है आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्षेत्र की समस्या जस की तस बनी है। वास्तव में जो सीमांत क्षेत्र है उनको जो है इनसे जो है विकास से जो काफी दूर है। सड़क समस्या, पेयजल की समस्या वहाँ को, और अन्य समस्याएं, जबकि पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि सीमांत के गांव को पहला गांव मानकर जो उनका विकास किया जाए, लेकिन यहाँ उल्टा ही जो है देखने पे नजर आ रहा है बिल्कुल, जिस कारण जो पलायन भी बढ़ते जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण आपका तमाम जानकारी के लिए। ऑपरेशन प्रहार के तहत चेकिंग कर रही पौड़ी पुलिस ने रामझूला क्षेत्र से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी साधु के वेश में सत्य साधु बनकर घूम रहा था और 2016 से बिना वीज़ा भारत में अवैध रूप से रह रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सत्यनिष्ठ आर्य नाम से भारतीय आधार कार्ड बनवा रखा था। उसके पास से एक्सपायर्ड बांग्लादेशी पासपोर्ट, जिसकी वैधता 2018 में ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा फर्जी आधार, मोबाइल और टैबलेट भी बरामद हुए हैं। खुशबू गौतम हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। खुशबू, जिस तरीके से बाहर के लोग आकर भारत में रहते हैं, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, इस घटना में इसका खुलासा आखिर कैसे हुआ? जी, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम पौड़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी है, 2016 से भारत में आया था और भारत में आने के बाद वो जगह जगह बदल कर वो रह रहा था, अपना बेस बनाकर रह रहा था और नकली आधार कार्ड इसके पास मिले हैं। उस आधार कार्ड के जरिए ये भारत में रह रहा था। बता दूं कि आपको इसने अपना नाम ऋषिकेश में सत्य साधु बताया था और ये एक दिन पहले ही ऋषिकेश में एंट्री करता है और ऋषिकेश में एंट्री करने के बाद ये लक्ष्मण झूला पहुंचता है। वहां पर जब पुलिस की चेकिंग अभियान चल रही थी तो चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को ये व्यक्ति संदिग्ध लगा और इससे काफी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद ये घबराया और पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने इससे पूछताछ करने के बाद इसका नाम पता लगा कि इसका नाम असली है सनी उर रहमान, जो फरीदपुर बांग्लादेश का बताया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया खुशबू आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल ने कालाढूंगी तहसील परिसर में पहुंचकर उप जिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत के समक्ष समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जतवाल ने कहा कि राज्य गठन के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और अब राज्य को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। नंबर 1 ग्राम को प्रतापपुर में 30 वर्षों से भूमि पर काबिज काश परिवार को मालिकाना हक दे दिया जाए। भारत के संविधान में किया गया प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में मूल निवास एसडीएम कालाढूंगी के माध्यम से हमने ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है और हम आशा करते हैं कि इन बिंदुओं पर जो यहाँ स्थानीय स्तर पर जिनका समाधान होना है, शासन स्तर पर, सरकार स्तर पर, उन पर त्वरित कार्रवाई होगी। और एसडीएम कालाढूंगी उन्होंने भी कहा कि त्वरित गति से हम इसको जहाँ भेजना है, जो हमने करना है, उस काम को करेंगे। भू कानून के विषय में भी लिखा गया है और आप सब लोग जान रहे हैं, एक भू कानून न होने या जो भी था, एक बहुत कमजोर भू कानून की वजह से आजकल सारे क्षेत्रों में और खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में जो एक बिल्डर प्रवृत्ति आई है, वो गांव-गांव, घर-घर लोगों के लिए उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी रेंज अंतर्गत पोर बीच में बीते शुक्रवार को एक भालू का शव मिलने से वन विभाग में हलचल मच गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर कालाढूंगी वन विश्राम गृह ले आई। रामनगर एसडीओ कामिनी आर्य ने बताया कि सफारी जोन से गुजर रही एक गाड़ी के गार्ड ने नदी के पार जंगल में भालू का शव पड़ा देखा और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। एडल्ट स्लॉथ बियर है
जिसकी एज अराउंड 10-12 ईयर्स के अराउंड एज है, एडल्ट है। और इसका जो प्रथम दृश्य जो लग रहा है देख के स्वाभाविक मृत्यु उसकी लग रही है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कुछ भी वो नहीं पाए गए हैं। बाकी तो इसका पोस्टमार्टम हो रहा है अभी, पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम लोग इसको कंफर्म कर पाएंगे। मसूरी को और ज़्यादा सुंदर, व्यवस्थित और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की। इसी क्रम में एसडीएम राहुल आनंद की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय के बाहर शहर के तमाम अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्कूल से सड़क तक हरियाली का खाका तैयार किया गया। बैठक में एसडीएम ने स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि जिस तरह से वे अपने स्कूल परिसर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा रखते हैं, उसी तर्ज पर स्कूल के बाहर की सड़कों, दीवारों और आसपास के क्षेत्रों को भी आकर्षक बनाया जाए। If somehow you can tell your Mali, okay. हम चाहते हैं कि जैसे मसूरी के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हमारे यहाँ के सारे रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, तो हम चाहते हैं कि स्कूल्स थोड़ी अभी वो अपने कैंपसेस को बहुत अच्छे से मेंटेन करें। हम चाहते हैं कि वो थोड़ा आगे बढ़े, एक स्टेप बढ़ाएं, और जो स्कूल के आसपास की पब्लिक एरियाज है, जो रोड किनारे की है, उस एरियाज को ब्यूटीफाई करें, अपने बाउंड्रीज को ब्यूटीफाई करें प्लांटेशन से, म्यूरल से, आर्टिफैक्ट से, जिससे कि मतलब स्कूल्स को भी फायदा हो, उनके लिए भी एक बढ़िया लोगों के सामने की छवि जाएगी और पूरी मसूरी की एक बहुत अच्छी छवि जाएगी। ये सजेशन हमारे मसूरी के लोगों द्वारा ही दिया गया है, तो हम बस उसी में चाहते हैं कि स्कूल से भी हमने ओपिनियन सीख किया, और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सब कुछ सही रहता है तो 5 जून जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, उस दिन हम चाहेंगे कि इस प्लान का किक ऑफ करें, ताकि पूरी मसूरी का एक सौंदर्यीकरण भी हो सके। मसूरी पर्वतों की रानी है, उत्तराखंड की शान है, और हम सबकी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। इसी के तहत जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से एक दिन बात हो रही थी कि मसूरी में हम कैसे छोटे छोटे इंटरवेंशंस करके मसूरी को खूबसूरत बना सकें। तो एक दिमाग में बात आई, जब बात करते करते, कि जितने हमारे अच्छे पुराने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जिनकी मसूरी में 150-200 साल पुरानी लेगेसी है, और देश विख्यात के बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं, और ये कैंपसेस बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े कैंपसेस हैं, क्यों ना इनको इन्वॉल्व करके मसूरी की पूरी जो एक टोपोग्राफी है इसको खूबसूरत बनाया जाए। राज्य में उत्तराखंड में निगम कर्मचारियों की संख्या 40 से 45 हज़ार है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 10 सूत्रीय मांगों पर जल्दी विचार नहीं किया तो न सिर्फ कार्य बहिष्कार होगा, बल्कि चुनाव के समय वोट का बहिष्कार भी करेंगे। जाहिर है, अगर इन कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया तो प्रदेश में कामकाज ठप पड़ जाएगा। उत्तराखंड के राज्य निगम कर्मचारियों में अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों पर विचार नहीं किया गया तो सबसे पहले 19 अप्रैल को आमरण अनशन किया जाएगा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश पंत और महासचिव श्याम सिंह नेगी ने बताया कि पिछले 1 साल से लगातार शासन को अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। हमारी मुख्य मांग है कि राज्य निगम निकाय और संस्थानों में संविदा, दैनिक, विशेष श्रेणी, पीटीसी, तदर्थ, उपनल के कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, ये मुख्य मांग है। और दूसरा, इसकी कट ऑफ डेट दिसंबर 2025 रखा जाए, हमारी मुख्य मांग है। मैं आपको बता दूं कि 2024 से लगातार निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ आंदोलित है, और कहीं रैलियां, 2 रैलियां भी निकाली, लेकिन सरकार और शासन ने इस पे कोई ठोस निर्णय आदेश नहीं दिया है। राज्य निगम के कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा, वेतन विसंगतियों का समाधान, एसीबी लाभ बहाली, पेंशन व्यवस्था लागू करना, गोल्डन कार्ड की सुविधाएं शामिल है। साथ ही महासंघ ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए 16 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 13 अप्रैल को हल्द्वानी में धरना, 30 अप्रैल को हरिद्वार में प्रदर्शन और 12 मई से देहरादून में कार्मिक अनशन की चेतावनी दी है। ऐसे में कर्मचारियों के इस रुख से सरकार पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। आज महासंघ द्वारा निर्णय लिया गया है, आपकी प्रेस के माध्यम से हम आपको बता दें कि 23 अप्रैल से हमारा कार्यक्रम अब शुरू हो गया है। 23 अप्रैल को हल्द्वानी में होगा और 30 को हरिद्वार में, और 12 तारीख से एकता विहार देहरादून में जो है कार्मिक अनशन किया जाएगा, और कार्य बहिष्कार करने जैसे निर्णय ले लिया गया है महासंघ द्वारा। आपको बता दूं, महासंघ द्वारा जितने भी इसके घटक संघ हैं, मैं आपको बता दूं 9 निगम है, और अभी जो निर्वाचन होने हैं
और बोर्ड का भी बहिष्कार करने का महासंघ द्वारा निर्णय लिया गया है। और निरंतर जिस प्रकार से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा की थी निगम के कर्मचारियों ने कि आप हमारा भला करेंगे, हमारे कार्मिकों के हित में कोई आदेश पारित करेंगे, नहीं लिया है। और आज निगम महासंघ जो है चुनाव का बहिष्कार करने तक के लिए तैयार है और आने वाले समय में इसका निर्णय रिजल्ट भी सामने आएगा। आक्रोश सिर्फ राज्य निगम कर्मचारियों में नहीं है। नर्सिंग भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले पिछले 133 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने अब 19 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उनकी मुख्य मांग है कि नर्सिंग भर्ती पहले की तरह वर्षवार आधार पर कराई जाए। साथ ही IPHS मानकों के अनुसार प्रदेश के अस्पतालों में कम से कम 2000 पदों पर भर्ती की जाए। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन 2020-21 तक हो चुका है, जबकि सामान्य वर्ग के 2014 के अभ्यर्थी अब तक चयन से वंचित हैं। नर्सिंग एकता मंच ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान यदि नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। नर्सिंग एकता मंच को अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करते हुए 133 दिन हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ आश्वासनों की जो पुड़िया है सरकार के द्वारा वही बांटी जा रही है और इसमें कोई भी लिखित रूप में अभी तक कार्य नहीं हुआ है। तमाम जो हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री जी बने उनसे भी हमारी मुलाकात का दौर जारी रहा है। साथ ही साथ हमारे नए सचिव जो सचिन कुर्वे सर जो इन्होंने पदभार संभाला उनसे भी हमारी मुलाकातों का दौर जारी रहा है। लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया कि आपके विषय में सोचा जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, लेकिन धरातल में अगर देखा जाए तो हालत जस की तस बनी हुई है। और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए नर्सिंग एकता मंच के तमाम अधिकारियों के द्वारा और तमाम जिलों के लोगों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आने वाली आगामी 19 तारीख से आमरण अनशन किया जाएगा, क्योंकि सरकार को शायद तभी कहीं ना कहीं इनकी सुध-बुध लेनी होगी जब इनके द्वारा कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कुछ राज्य में करने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। नर्सिंग अभ्यर्थियों और राज्य निगम कर्मचारियों को लेकर सियासत भी चरम पर है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कर्मचारियों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही अधिकारियों को इस मामले में आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं और सरकार कर्मचारियों के हित को लेकर पूरे तरीके से गंभीर है। इधर राज्य के पूर्व CM हरीश रावत ने कर्मचारियों की मांग को जायज बताया है। मेरी अपील भी है अपने सभी कर्मचारियों से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देने का काम किया है और ऐसा नहीं है कि सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है। आने वाले समय में उनके लिए बेहतर निर्णय लिए जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि यात्रा का सीजन भी है और कार्य भी होते हैं इस समय, तो इस तरीके का अनशन करना या हड़ताल करना मुझे लगता है कि राज्य हित में नहीं है, क्योंकि यात्रा भी हमारी अब शुरू होने वाली है। तो हमारे कर्मचारियों को भी सोचना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के हितों की रक्षा करते हैं और इसीलिए उन्होंने दिशा निर्देश देने का काम किया है कि कर्मचारियों के हित में जो भी होगा वो बेहतर फैसला लेने का काम करेगी सरकार। उत्तराखंड राज्य निगम कर्मचारियों ने एक साथ कार्य बहिष्कार किया तो राज्य की आवश्यक सेवाओं और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। राज्य के लगभग 23 सक्रिय सार्वजनिक उपक्रमों के 40,000 से अधिक कर्मचारी इस आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि कर्मचारियों के ऐलान पर सरकार आगे क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।